इसलिए अब हम सीधा क्या करेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट हम निकालना शुरू करेंगे। मैं फिर से दो फ्रेम बनाऊंगा, जैसे कि पिछले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बनाया था जिसमें a इज इक्वल टू ए डैश प्रूफ किए थे, वैसा ही यहाँ पर भी दो फ्रेम बनाऊंगा। एक का नाम दूंगा s, दूसरे का नाम दूंगा s डैश, और फिर एक पार्टिकल लूंगा और उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट दोनों फ्रेम में निकालूंगा और उनके बीच एक रिलेशन बनाना शुरू करूंगा। लेकिन वही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गैलीलियन कब कहलाएगा, जब मेरे दोनों फ्रेम्स क्या हों, इनर्शियल फ्रेम्स हों। तो मुझे दोनों फ्रेम को मुझे इनर्शियल लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने a इक्वल टू ए डैश वाले केस में लिया भी था। बस थोड़ा सा गैलीलियन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे इस काम को आगे बढ़ाना है, ठीक। साथ ही साथ अब देखो, हम रिलेटिविटी के कोर फार्मूलाज की ओर अब हम लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं, अंदर घुसते जा रहे हैं, और इसलिए इसके कॉन्सेप्ट बड़े बड़े आएंगे, फार्मूला बड़े बड़े आएंगे। और पहले भी एक क्वेश्चन में पूछा था कि जब आप 11th-12th में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किए थे, हमारे रियल लाइफ को डिपिक्ट करने वाला सिस्टम है 3 डायमेंशन, लेकिन हमको इजी कौन पड़ता है पढ़ने के लिए, 1 डायमेंशन, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, रिलेटिविटी खुद में एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, और इसलिए हम क्या करते हैं, हमको समझना है 3 डायमेंशन में, लेकिन हम पढ़ना शुरू करेंगे 1 डायमेंशन से। एक बार 1 डायमेंशन समझ में आ जाएगा तो उसको हम ऑटोमेटिकली 3 डायमेंशन में उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो फ्रेम्स वगैरह बनेगा 3 डायमेंशन में, लेकिन उसका स्टडी कुछ इस टाइप से करूंगा कि 1 डायमेंशन में वो रिड्यूस हो जाए। उससे क्या होगा कि मेरा जो फार्मूला बनेगा और उसको पढ़ने का जो तरीका होगा मुझे इजी पड़ेगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसी को मैं 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको 2 फ्रेम्स लेना है, उसमें एक पार्टिकल लेना है, उसके कोऑर्डिनेट लेना है, और उसके कोऑर्डिनेट को आपस में रिलेट करने वाला मुझे फार्मूला बनाना है, ठीक है। ये अपने दिमाग में इसको बचा के रखो, बना के रखो, ठीक है। सो टॉपिक है हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट। रिक्वायरमेंट है मेरा, मेरे पास 2 फ्रेम्स होना चाहिए, दोनों इनर्शियल होना चाहिए, और दोनों का आपस में रिलेटिव वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से बहुत कम होना चाहिए। तो इन चीजों को मैं सबसे पहले शुरुआत में लिखूंगा, ठीक है। तो मैं कैसे शुरू करूंगा, लेट we have an inertial frame S, ठीक है। यहीं से शुरू करूंगा, पिछले बार भी मैं यहीं से शुरू किया था। लेट वी हैव एन इनर्शियल फ्रेम S, ठीक है। जब इनर्शियल फ्रेम S है तो उसका ओरिजिन क्या है, सपोज ओरिजिन O है, ब्रैकेट में लिख लेता हूं ओरिजिन O है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक और फ्रेम है जिसका नाम है S डैश, उसका ओरिजिन है O डैश, और S डैश भी इनर्शियल है, लेकिन मैं डायरेक्ट इनर्शियल नहीं मानता उसको। हमने भी एक ट्रिक किया था पिछले एक डेरिवेशन में, हमने उसको क्या कहा था कि वो है तो एक सिंपल फ्रेम, लेकिन वो S के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और इसलिए वो क्या बन जाएगा, इनर्शियल बन जाएगा। तो वैसे ही मैं लिखता हूं another frame S डैश, और उसका ओरिजिन क्या है O डैश, इज मूविंग। अब देखो, इस लाइन को मैं पहले पूरा लिख लेता हूं और उसके बाद थोड़ा उसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। another frame S डैश, ओरिजिन O डैश, इज मूविंग with constant velocity v along positive direction of x axis with respect to frame S। पहले इतना आप लोग लिख लो और उसके बाद बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिख रहे हो,
ठीक है, तो शुरुआत हमने क्या किया है, लेट बी है एन इनर्शियल फ्रेम एस, ओरिजिन ओ, another frame s dash, origin o dash, is moving with constant velocity v along positive direction of x axis with respect to frame s. इतना लिख लोगे तो मुझे बताना। लिख लिए सर। लिख लिए। अब एक चीज को थोड़ा ध्यान दो, और इसी को मैं बार बार बोलते रहता हूं और बार बार बोलते भी रहूंगा आगे भी, कि रिलेटिविटी में एक एक शब्द कीमती है, पहले ही बोल चुका हूं, हमेशा ध्यान रखना है। और हर डेरिवेशन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस मिलेगा और उसी चेंजेस के कारण से डेरिवेशन का एंड रिजल्ट बदलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पिछले क्लास में हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया था, उसमें और इसमें क्या अंतर है देखो। वहां पर भी दोनों फ्रेम हमारे इनर्शियल थे, यहां पर भी हमारे दोनों फ्रेम इनर्शियल हैं। देखो पहला इनर्शियल है, दूसरा को कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कराया। पिछले बार भी वही किया था, लेकिन पिछले बार के में आप जो डेरिवेशन किए थे उसको आप पलट के देखो, उसमें आपने ये नहीं लिखा था, डायरेक्शन constant velocity v along positive direction of x axis with respect to frame s, ये वाला लाइन उसमें नहीं लिखा था। नहीं लिखा था ना, ये एक्स्ट्रा लिख दिया हमने। क्यों लिखा? शुरुआत में ही मैं आपको बोला रिलेटिविटी के जो फार्मूलाज हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है आगे जाकर के, और इसलिए पहले मैं क्या करता हूं, चीजों को थोड़ा आसान कर लेता हूं। और आसान कब पड़ेगा? जब 3 डायमेंशन की चीज को मैं 1 डायमेंशन में पढ़ूंगा। तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है कि मेरा जो फ्रेम एस डैश है वो फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी v से तो मूव कर रहा है, पिछले बार भी लिखे थे, लेकिन एक्स्ट्रा क्या लिखा इस बार, along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। मतलब मेरा फ्रेम s डैश s के रिस्पेक्ट में केवल और केवल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसलिए मेरा फिगर कैसे बनेगा, इधर बनाओ तो ये है मेरा फ्रेम s, फ्रेम में आ रहा है ना, दिख रहा है, ओके। ये है मेरा फ्रेम S, एक और फ्रेम है S डैश। पिछले वाले में याद करो उसको आपने कैसे बनाया था, उसको हमने ऐसे बना दिया था, ऐसे कहीं से जाता हुआ बना दिया था, है ना, क्योंकि वहां पे हमने ये नहीं लिखा था कि हमारा S डैश S के रिस्पेक्ट में X डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा हमने नहीं लिखा था। इसलिए मैं उसको आड़ा टेढ़ा किसी भी डायरेक्शन में भेज सकता था। इस बार मैंने पर्पसली जानबूझकर ये लिखा है कि मेरा जो फ्रेम एस डैश है वो केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसलिए मेरे पास एक लिबर्टी है, मैं उसको कैसे बनाऊं, मेरा जो फ्रेम एस डैश है वो रहेगा ऐसे, ऐसे रहेगा। ये है मेरा एस डैश विच इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। क्लियर? इस चीज को मैंने एकदम कन्फाइंड कर दिया कि वो आड़ा टेढ़ा कहीं नहीं जा रहा है, वो केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो बोलोगे इसमें और पहले वाले में क्या फायदा मिलेगा, देखते हैं आगे जाके। इससे फायदा ये होगा कि जो 3 डायमेंशन की चीज है वो 1 डायमेंशन में रिड्यूस हो जाएगी, और कोई भी 1 डायमेंशन चीज पढ़ने में आसान होती है, और एक बार आसान पढ़ लो तो जो आपका हार्ड चीज आएगा उसके लिए इसको आप इजिली ट्रांसफॉर्म कर सकोगे। यहां तक पॉइंट क्लियर? साथ ही साथ मुझे करना क्या है, गैलीलियन। गैलीलियन किस पे लागू होता है, 2 इनर्शियल फ्रेम में। पहला आप ये देखो दोनों को आपने इनर्शियल बना लिया कि नहीं बना लिया, आपने S को इनर्शियल माना और S डैश को कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कराया, है ना। यहां पे ये है कांस्टेंट, इसको लिखना नहीं भूलना है। अगर एक कांस्टेंट लिखना अगर मैं भूल गया तो मेरा फ्रेम एस डैश इनर्शियल नहीं रह जाएगा।
तो एस डैश को इनर्शियल बनाने के लिए कांस्टेंट वर्ड यहां जरूरी था, मैंने लिखा है। साथ ही साथ मुझे गैलीलियन बनाना है, और गैलीलियन की पहचान क्या है कि यही जो v है इसका वैल्यू लाइट के वैल्यू से बहुत छोटा होना चाहिए। ये भी हमने गैलीलियन के डेफिनेशन में हमने देखा था, और इसलिए मैंने जो यहां लिखा है इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन की जरूरत है। कांस्टेंट वेलोसिटी v, और यहां पे जो v का जो वैल्यू है वेरी वेरी लेस देन c, इस चीज को भी यहां पे लिखो, छूट गया होगा, इसको लिखो ब्रैकेट में v वेरी वेरी लेस देन c। अगर ये लिखना छूट गया तो जो भी बनेगा वो गैलीलियन नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज आप यहां पे जो छूटा हुआ उसको लिखो कि v इज वेरी वेरी लेस देन c, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं v वेरी वेरी लेस देन c। हो गया। तो अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, ये पूरा का पूरा आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए स्टेज सेट हो गया है। ठीक, यहां तक कहानी ओके। साथ ही साथ चीजों को थोड़ा और आसान करना है। आसान करने के लिए और मैं क्या लेता हूं कि इसका ओरिजिन O है, इसका ओरिजिन O डैश है। मैं लिखता हूं शुरुआत में ओरिजिन O और O डैश दोनों एक दूसरे के ऊपर थे, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। ओके, तो उसको भी लिख लेते हैं। इनिशियली, और इनिशियली का मतलब जब टाइम आपका था 0 फ्रेम एस के हिसाब से, और टाइम था 0 एस डैश के हिसाब से। सो टी और टी डैश मतलब दोनों फ्रेम अपने अपने टाइम को बोलते हैं। हमने इसको 0 सेट करके रखा है, हमने स्टॉप वॉच को यहाँ पे बंद करके रखा है। तो इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0, दी origins O and O dash coincides। शुरुआत में जब आपने ऑब्जर्वेशन लेना जब शुरू किया तो ये ओरिजिन O डैश O के ऊपर ही था, वहीं से आपने घड़ी चालू किया, उसके बाद फिर S डैश कांस्टेंट वेलोसिटी v से भागना शुरू किया। ठीक है, तो इतनी जो कहानी है आने वाले हर डेरिवेशन में लिखाएगा, और इसलिए इतना पार्ट को, इतना जो आपने लिखा है इसको आप ऐसे स्टार मार्क करके रख लो, क्योंकि आने वाले किसी भी डेरिवेशन में बोलूंगा एक काम करो, वो जो स्टार मार्क किया था ना पूरा लिख लो। ठीक है, गैलीलियन के लिए ये स्टार मार्क है, लॉरेंट के लिए क्या हो जाएगा, यही v को मैं कंपेरेबल टू c बना दूंगा, तो पूरा स्टार मार्क वहां पे छप जाएगा। तो ऐसा करके मैं इसको फिक्स करके रख लिया हूं। अब यहां पे देखो हर एक चीज सेट हो चुका है, और ये अब जो भी इक्वेशन बनेगा वो गैलीलियन ही बनेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि s और s डैश दोनों अब इनर्शियल हो गए हैं, क्योंकि v कांस्टेंट है। साथ ही साथ v का जो वैल्यू है वो लाइट के वेलोसिटी से बहुत छोटा है, और इसलिए अब जो भी यहां पे होगा वो पूरा का पूरा गैलीलियो के हिसाब से होगा। इसलिए अब जो बनेगा उसको हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। यहां तक क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगा, एक पार्टिकल ले लूंगा p, उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट फ्रेम s में लूंगा, फ्रेम s डैश में लूंगा, आपस में रिलेशन बनाना शुरू कर दूंगा, काम खत्म। ठीक है। तो शुरुआत की कहानी ऐसी है। थोड़ी समय बाद क्या होता है, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t थोड़ा सा टाइम पास हो चुका है, आगे निकल चुका है, तो बट ऑब्वियस है ओ डैश भी ओ से भाग के कहीं और जाके आगे बढ़ चुका है ना, आफ्टर टाइम t। यहां पे मैं एक पार्टिकल लेता हूं p, तो इस पार्टिकल p का कोऑर्डिनेट फ्रेम s के रिस्पेक्ट में क्या है, बोलोगे फ्रेम s तो रुका हुआ है, सो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, x y z निकाल लेंगे इसका, x y z t इसका कोऑर्डिनेट होगा, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम s के रिस्पेक्ट में। लेकिन s डैश आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसलिए s डैश फ्रेम में हर बार जब मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो कोऑर्डिनेट डिफरेंट आएगा। जैसे शुरुआत में o डैश यहीं पे था, तो जो कोऑर्डिनेट s रीड करेगा वही कोऑर्डिनेट s डैश भी रीड करेगा, लेकिन s डैश आगे की ओर बढ़ रहा है, और इसलिए ये लेंथ छोटा होता जा रहेगा। यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये लेंथ जो है
सर आफ्टर टी के बाद एक बार रिपीट करेंगे, मेरा पूरा पॉज हो गया था तो ओके, सुना ही नहीं दिया। आफ्टर टाइम टी अभी कुछ लिखा नहीं, बस अभी मैं एक स्टेज बना रहा हूं कि अब क्या लिखना है। मैंने क्या किया है, आफ्टर टाइम टी कुछ ऑब्जर्वेशन लेना चाहता हूं। शुरुआत में मैंने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं लिया, पहले स्टॉप वॉच को पकड़ के बैठा था और स्टॉप वॉच बोलता है कि t इक्वल टू 0 था, तो उस समय o और o डैश दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। अब उसके सर बाद आप जैसे वीडियो देंगे क्या लास्ट में? हाँ क्लास के लास्ट में वीडियो देंगे क्या? हाँ हाँ, मिल क्लियर जाएगा दिख मिल नहीं जाएगा। रहा है वो। ओके, इसीलिए थोड़ा सा कान पे ज्यादा जोर दो, है ना, जो बोल रहा हूँ वो वहां पे लिख जाए और यहाँ से जो भी आपका फिगर है वो आपको दिख जाए। सो मैं कोशिश यस करूंगा कि वो जो वीडियो है आपको मैं सेंड कर दूं। ठीक है, डेली रिकॉर्ड हो रही है एंड आई विल ट्राई टू सेंड इट। ठीक है। यस। सो मैं क्या देखता हूं, एक पार्टिकल पी ले लिया, इस पार्टिकल पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी है। ठीक है, एक्स वाई जेड टी क्यों है, पार्टिकल पी से मैं परपेंडिकुलर डाला, एस फ्रेम एस के एक्स एक्सिस को जहां काटेगा जितना डिस्टेंस होगा उसको मैं उसका एक्स बोलता हूं, वैसे ही इसका वाई, वैसे उसका जेड। तो इस पार्टिकल पी का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फ्रेम एस में निकाल सकता हूं, वैसे इस पार्टिकल पी का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मैं फ्रेम एस डेस में निकाल सकता हूं। तो मैं क्या देखता हूं कि आफ्टर टाइम टी द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल पी इन फ्रेम एस, ठीक है, इस पार्टिकल पी का कोऑर्डिनेट फ्रेम एस वाला क्या देखता है, इज एक्स वाई जेड टी, ये देखता है। और फ्रेम एस डैश वाला क्या दिखता है, एंड इन फ्रेम एस डैश इट इज एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। ठीक है, इस पार्टिकल पी का कोऑर्डिनेट फ्रेम एस वाला देखता है, ये उसका एक्स, ये इसका वाई, वैसे उसका जेड, तो एक्स वाई जेड नोट कर लेता है। फ्रेम एस डैश वाला क्या बोलता है, ये उसका एक्स है छोटा वाला, ठीक है, तो वो बोलता है इसका कोऑर्डिनेट है एक्स डैश है, ये उसका वाई, इतना उसका वाई कहलाएगा, तो ये उसका वाई डैश हो जाएगा, वैसा ही जेड डैश हो जाएगा। और टाइम को क्या नोट करता है, टी डैश नोट करता है। तो पार्टिकल एक ही है, उसे कोऑर्डिनेट क्या क्या है, एक्स वाई जेड टी फ्रेम एस के हिसाब से, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश फ्रेम एस के हिसाब से। ठीक है, इतना लिख चुके होगा तो मैं इसको मिटा करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करा देता हूं, मिटा दूं। यस सर। यस। तो मेरे पास एक पार्टिकल P है, इस पार्टिकल P का कोऑर्डिनेट क्या है, फ्रेम S वाला बोलता है x y z t, वहीं पे फ्रेम S डैश वाला क्या बोलता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, x डैश y डैश z डैश और t डैश, ये बोलता है। ये हो गया फ्रेम S के हिसाब से, ये हो गया फ्रेम S डैश के हिसाब से, है ना। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी उसको थ्योरी में लिख लिया है। मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं आप लोगों को इसको समझाने के लिए, इस लाइन को नहीं लिखना। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाना है। और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बोलता है कि इन कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करने वाला कोई फार्मूला बना लो, वही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अब आपको बन जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं।
ठीक, मैं क्या करता हूं, P से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं, सपोज उसका नाम है m। ठीक है, मैंने क्या किया, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। ठीक है, इस x एक्सिस के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ओके और इसलिए अब मैं कुछ वैल्यूज पूछता हूं, आप लोग अनम्यूट होकर के मुझे आंसर देना। OM का वैल्यू कितना आएगा? O डैश प्लस O डैश M। अरे वो तो ठीक है, तो इक्वेशन आएगा, मैं वैल्यू पूछ रहा हूं, वैल्यू कितना आएगा? आपने जो बोला उसको यूज करूंगा। आपने बोला OM इज इक्वल टू OO डैश प्लस O डैश M। वेरी गुड, ये इक्वेशन है। लेकिन इस इक्वेशन में वैल्यू रखने से पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मुझे वैल्यू तो चाहिए होगा। तो OM कितना है? X माइनस एक्स डैश। सर डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा सर। क्या आएगा, कैसे आएगा, वो अभी नहीं पूछ रहा हूं, मैं सीधा बोल रहा हूं कि OM कितना आएगा बस बता, तो बाद में देखेंगे सही हुआ गलत हुआ बाद में देखेंगे ना। नहीं लग रहा आइडिया? हेल्प करूं? हाँ सर, यस सर। कर दीजिए। चलो एक वैल्यू में हेल्प कर देता हूं, बाकी आप समझ जाओगे। OM इज इक्वल टू x। क्या हुआ, सन्नाटा हो गया? आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो, है ना? मेरे पास एक पार्टिकल P है, इसका कोऑर्डिनेट अगर 4 and 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट्स है और वाई एक्सिस पे Yes. 3 यूनिट्स है। और उसके लिए क्या करोगे पहले? उसके लिए आप इसके x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, है ना? सपोज दिस इज O, तो परपेंडिकुलर का नाम रख लिया M, तो ये OM कितना होगा? 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स होंगे ना। यहां पर भी देखो, मैंने P से परपेंडिकुलर डाला था x एक्सिस में, OM, OM क्या होगा? एक्स। x। why not x डैश? सर फ्रेम वो एस था ना सर करके, O है फ्रेम एस था। ओरिजिन। x डैश O क्या है? डैश M P फ्रेम का एस डैश x थी। कोऑर्डिनेट तो है, लेकिन फ्रेम s डैश में, मतलब उसका हाँ ओरिजिन O डैश है, तो O हाँ डैश M इज O x डैश। डैश क्लियर? तो OM इज x, O डैश M इज एक्स डैश। x डैश। परफेक्ट। तो फिर एक काम करो ना, OM भी निकाल लिए, O डैश M भी निकाल लिए, अब ये क्या बेचारा बचा है, O डैश, वो भी निकाल लो। ये O डैश एक्स कितना माइनस आएगा? एक्स डैश। एक्स हाँ? माइनस एक्स X माइनस X डैश। अच्छा लग रहा है सुनने में, x माइनस एक्स डैश, लेकिन दुख की बात क्या है, यहां से यहां तक को मैं बोलता हूं x है,
यहां से यहां तक को मैं बोलता हूं एक्स डैश है, और इस ये क्या है तो एक्स माइनस एक्स डैश है। तो अगर मुझे एक्स डैश निकालना होगा तो बड़ा दिक्कत नहीं हो जाएगा, और इसलिए इसको किसी और टर्म में निकालो, और ये आप कर चुके हो। और इसीलिए अब देखो क्यों मैं बोलता हूं बहुत ध्यान देने की जरूरत है जो आप शुरुआत में लिखते हो। आपने वहां लिखा था इनिशियली, क्या सेंटेंस लिखा है? इनिशियली ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड। कोइंसाइड। ओ ओ डैश के ऊपर था, और इस कार्यक्रम को चलते हुए कितना देर हो गया है? t इक्वल टू 0 पे शुरू हुआ था, और टाइम अब कहां तक पहुंच चुका है? t तक पहुंच चुका है। मतलब टाइम इंटरवल कितना हुआ? t माइनस 0 इज इक्वल टू t, और उतने देर में ये v वेलोसिटी से भाग रहा है, तो कितना दूर गया होगा? vt। इसलिए o o डैश इज इक्वल टू vt, और इसलिए सिंस from this figure we conclude OM is equal to O dash M plus O dash M, and therefore OM क्या है मेरा? X is equal to O dash क्या है मेरा? VT plus X dash। हो गया? तो इसी को मैं लिखता हूं X dash is equal to X minus VT। ठीक है? और ये क्या रिलेशन बन गया देखो तो, एक्स डैश क्या है? पार्टिकल पी का फ्रेम एस डैश में एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू पार्टिकल पी का एस फ्रेम में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वीटी। मतलब क्या निकाल लिया आपने? आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल लिया, और यही गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ठीक है? इजी कि टफ? सर फिर से बताइए, नेटवर्क चला गया था। कहां से? सर इक्वेशन निकालने के बाद से। इक्वेशन आपने निकाल लिया। यस सर। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स डैश, और एक्स डैश क्या है? पार्टिकल पी का फ्रेम एस डैश में एक्स कोऑर्डिनेट, उसी का नाम एक्स डैश है। राइट हैंड साइड में क्या है? एक्स, जो कि पार्टिकल पी का फ्रेम एस में एक्स कोऑर्डिनेट है, माइनस वी वेलोसिटी है फ्रेम का एस डैश का एस के रिस्पेक्ट में, और टी, टी क्या है? टाइम, जो कि मेजर करते हैं फ्रेम एस में। तो एक हिसाब से देखो, लेफ्ट हैंड साइड एक्स कोऑर्डिनेट फ्रेम एस डैश में, राइट हैंड साइड जो भी चीज है वो सभी के सभी फ्रेम एस का है। तो आपने क्या कर लिया? फ्रेम एस डैश का एक्स कोऑर्डिनेट फ्रेम एस के कोऑर्डिनेट से कैसे डिपेंड करेगा, ये आपने फार्मूला निकाल लिया, और यही क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तो निकाल लिया। क्लियर? तो बताओ टफ है कि आसान है? इजी है। अब बताओ कुछ है इसमें, कुछ दम है? नो सर। अरे 10 नंबर का क्वेश्चन है, यकीन नहीं हो रहा है ना आपके ऊपर? नाम ज्यादा हार्ड है। नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा हार्ड है। अभी थोड़ा सा अब 10 नंबर के लायक इसको थोड़ा सम्मानजनक लिखने के लिए 2-4 कदम आगे भी तो लिखेंगे, और है ना? तो इसलिए मैं बोला था जब आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप पढ़ते हो तो उसी दिन से आप पूजा पाठ करने भिड़ जाते हो, भगवान इसी चीज को देना एग्जाम में, है ना? और ये इजीएस्ट टॉपिक, इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है आपके बीएससी फाइनल ईयर कोर्स का। इससे आसान और क्या हो सकता है? नथिंग। सर ये तो प्रीवियस टाइप का है। एग्जैक्टली अभी जो आपने निकाला था आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस बी टी, एग्जैक्टली वही है। ठीक है, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, उसको आर के रूप में ना लिख करके उसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में लिखा हूं। तो आप लोग थोड़ा सा डाउट नहीं होगा इतना इजी टॉपिक हमारे फाइनल ईयर के सिलेबस में क्यों है? और बोलते हैं लोग रिलेटिविटी बड़ा खतरनाक चीज होता है। यस सर। तो आपने वो कभी देखा है क्या, वो जो फिशिंग करते हैं, मछली मारने जाते हैं,
वो लोग यस सर। हुक में क्या लगाते हैं? अर्थ फॉर्म। हाँ, मतलब चारा लगाते हैं ना मछली के लिए। खाना हाँ यस। मछली का। ओके, तो वो मछली हो आप लोग, ठीक है। और रिलेटिविटी है वो फिशरमैन। और वो जो अर्थ फॉर्म लगाते हैं, चारा लगाते हैं, वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो, फिर ऐसा आप लोग स्लीप चढ़ा के शुरू हो जाते हैं, आ जाओ रिलेटिविटी निपटा देते हैं, है ना। उसके बाद अंदर से निकलेगा असली टॉपिक। फिर भी सांस लेने के लिए कम से कम कोई एक टॉपिक तो है रिलेटिविटी में जिसको आप बोल सकते हो हाँ भाई ये तो बहुत इजी है, ठीक। ओके, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे करके मैं रुक जाता हूं। वैसे मेरा काम हो चुका है, लेकिन सिर्फ मैं x पे ही क्यों इतना खुश हूं? मैं तो y को भी निकालूंगा, z को भी निकालूंगा, t को भी निकालूंगा, सबको निकालूंगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस फोकस ऑन y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? y कोऑर्डिनेट के लिए आप पार्टिकल p से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, लाइक दिस। सपोज n पे आता है, तो ON का वैल्यू कितना होगा? वाई होगा। y होगा। अगर यही ON PN लाइन यहां पर भी कहीं पे काटता है, सपोज n डैश पे काटता है, तो O डैश n डैश का वैल्यू कितना होगा? ओ डैश और एन डैश सर वाई डैश। y डैश होगा। और सिंपल ज्योमेट्री से देखो, y और y डैश दोनों सेम है, यस सर। ठीक है। इक्वल है ना, इक्वल है ना। है। अब मेरा क्वेश्चन है क्यों है? आप बोलोगे सब कुछ तो कि सामने वो दिख रहा है, फिर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एग्जैक्टली रिस्पेक्ट में मूव कर रहे एग्जैक्टली। और इसलिए अब याद करो जो हमने शुरुआत का एजम्पशन लिखा था कि हमारा फ्रेम एस डैश एस के रिस्पेक्ट में केवल एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो जब केवल एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। उसी टाइप से जेड कोऑर्डिनेट में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए बोला था प्रॉब्लम को इजी करने के लिए वो छोटा सा एक लाइन डाल दो, और एक बार 1 डायमेंशन समझ में आएगा, बाद में उसको 3 डायमेंशन निपटाएंगे ना। क्लियर है यहां तक? इसलिए यहां पे मैं एक लाइन का लॉजिक लिख देता हूं, लिखो, सिंस फ्रेम एस डैश is moving along positive direction of x axis only, positive direction of x axis only, है ना। आपका फ्रेम एस डैश केवल और केवल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसलिए y और z कोऑर्डिनेट में कोई अंतर नहीं आएगा। Hence y and z coordinate will not change। ऐसा मैं एक लाइन लिख लूंगा। Hence y and z coordinate will not change, और इसलिए मैं लिखूंगा y डैश इज इक्वल टू y एंड z डैश इज इक्वल टू z। हो गया? नीचे का मिटा दूं? यस सर। तो अब देखो आपने क्या क्या निकाल लिया। आपने सबसे पहले निकाला x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ये निकाला।
फिर आपने क्या निकाला, y डैश इक्वल टू y एंड z डैश इक्वल टू z। निकाल लिया ना। अब बच्चा क्या बोलोगे, चौथा कोऑर्डिनेट तो बचा है टाइम। ठीक है, तो चौथे कोऑर्डिनेट के लिए मैं लिखता हूं t डैश इज इक्वल टू t। आप बोलोगे ये कहां से आ गया? ठीक है, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी कहां से आया? तो बोलेंगे हमने तो प्रूफ किया है इसको, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट को लगाया तो ये प्रूव हुआ है। तो ठीक है, इसको आपने प्रूफ किया। ये कहां से आया? तो बोलेंगे हमने हमारे एस डैश फ्रेम को कन्फाइंड कर दिया था वन डायमेंशन में, केवल एक डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा तीसरा डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, इसलिए हमको बाय डिफॉल्ट ये मिल गया। तो ये दोनों मुझे बाय डिफॉल्ट मिल गए हैं क्योंकि मेरा एजम्पशन उसी टाइप का था। ओके, व्हाट अबाउट टी? टी को तो आपने प्रूव भी नहीं किया और आपने कोई ऐसा एजम्पशन भी नहीं डाल दिया कि टी डैश और टी आपस में सेम आएंगे। चाहे फ्रेम एस से नापो चाहे फ्रेम एस डैश से नापो, टाइम सेम आएगा सबका। ठीक है, तो ये कहां से आ गया? तो ये है आपका गैलीलियो का पोस्टुलेट। गैलीलियो का ये कहना है कि चाहे मैं इस क्लासरूम में बैठे बैठे 1 सेकंड कितने देर में होता है, 1 मिनट कितने देर में होता है वो घड़ी से नापूं, चाहे मैं आपके घर में आके बैठ के नापूं, चाहे मैं यूएसए में बैठ के नापूं, चाहे मून में जाके नापूं, चाहे प्लेन में चलते चलते, बस में चलते चलते, ट्रेन में चलते चलते नापूं, वो 1 सेकंड जो होता है वो 1 ही सेकंड होता है। आपको एक अंदाजा है 1 सेकंड कितने देर को कहते हैं? तो वो 1 सेकंड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कहीं पे भी नापूं वो उतना ही आता है। और इस कॉन्सेप्ट को गैलीलियो ने डिफॉल्ट वैल्यू मान के चल लिया। वो बोलता है कि ओके, टाइम विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो टी डैश इक्वल टू टी आप क्यों लिख रहे हो? हम लिखेंगे गैलीलियो ने भी ऐसे ही मान के चला था कि टाइम में कोई चेंजेस नहीं आता है, टाइम इंटरवल उतना ही रहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ योर चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप कौन से फ्रेम में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे आप यहां पे ब्रैकेट में लिख लोगे पोस्टुलेट ऑफ postulates of Galilean ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कोई आपसे अगर पूछे आपने टी डैश इक्वल टू टी कहां से लिख दिया, तो हम लिखेंगे कि हमने नहीं, गैलीलियो बोला है कि टाइम जो होता है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है एंड देयरफॉर टी डैश इक्वल टू टी। ठीक है, ये आपने प्रूफ किया है मेहनत करके, ये आपने प्रूफ किया है अलाली करके। आपने ये बोला कि ओके मेरा फ्रेम एस डैश केवल एक्स डायरेक्शन में जाता है, इसलिए वाई एंड जेड को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा करके प्रूफ किया। एंड ये जो है गैलीलियो ने हमको बोला है कि टाइम जो होता है वो सभी फ्रेम में एक जैसे आएंगे। हो गया। और यही जो 4 इक्वेशन बने हैं ये सब के सब क्या कहलाता है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर किसके लिए? कोऑर्डिनेट्स हैं। सो फॉर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, खत्म। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट खत्म हो गया। कोई बोलता है नहीं मैं ऐसा लिखना मुझे पसंद नहीं आ रहा है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड आप डैश डैश लिखते हो, राइट हैंड साइड बिना डैश वाले लिखते हो। क्या होगा अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड बिना डैश वाले लिखूं और राइट हैंड साइड डैश वाले लिखूं, तब क्या होगा? तो बोले कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, क्या आएगा बताओ? तो x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी आएगा, y इज इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू z डैश एंड t इज इक्वल टू t डैश। अब इसमें एक चीज देखो, राइट हैंड साइड में सब में डैश लगा हुआ है, ये t बेचारा लटका हुआ है। तो जब t इज इक्वल टू t डैश होता है तो यहां पर भी t डैश लिख देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो बोले वाह, नाम बड़ा बड़ा लिए और बस अल्टी पल्टी करके दिखा दिए, जो बचपने में अपन जो थोड़ा सा जो एरिथमेटिक करते थे वही तो है। ये भी एक इक्वेशन बन गया।
और इसको बोलते हैं गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट। गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किसके लिए? फॉर कोऑर्डिनेट्स। बस ये आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन खत्म। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट्स खत्म, है ना। फिर भी अब दिमाग में डाउट तो चल रहा होगा कि इतना आसान टॉपिक को तो देगा नहीं फाइनल ईयर में, वो भी 10 नंबर के लिए। बात सही है। अब इसी प्रॉब्लम को सपोज 3 डायमेंशन में मैं कैसे लेके जाऊं? अभी जो मैंने बोला है कि मेरा जो फ्रेंड एस डेस है वो केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है। आप लोगों में से कोई स्टूडेंट बोल सकता है ना मुझे एक्स एक्सिस पसंद नहीं है। मैं क्या करता हूं, एस डेस को रखता हूं एस के ऊपर और मैं बोलता हूं ये y डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से। तो बताओ उसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बनेगा? प्रॉब्लम समझ में आ गया? मैं ये चाहता हूं कि अभी हम जो बोल रहे थे फ्रेम एस डैश केवल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, अब उसके बजाय मैं बोलता हूं एक्स में नहीं जा रहा है, वो केवल वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो बताओ उसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बनेगा? y dash equal to y minus vt. गुड। y डैश इज इक्वल टू y माइनस vt, and since it is going along y direction only, therefore x and z direction will not change. So I will get x dash equal to x, z dash equal to z, and t dash equal to t. ये क्या है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट। अब बताओ ये फार्मूला सही है, ये फार्मूला सही है? दोनों सही है सर। दोनों सही है। दोनों सही है। कब? अगर आपने वो शुरू का 4 लाइन जिसको मैंने स्टार मार्क कराया था वो आपने लिखा है तो ये सही है। अगर उसी स्टार वाले लाइन में अगर आप ये लिख दोगे कि इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग y डायरेक्शन ओनली तो ये सही है। अगर नहीं लिखोगे तो दोनों गलत है। उसके बाद आपका वैल्यूअर पेन को ऐसे पकड़ के चेक नहीं करेगा, वो ऐसे पकड़ के चेक करेगा, ऐसे खींचना शुरू करेगा चाहे आप कितना भी लंबा डेरिवेशन बना लो। और एक्चुअली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी कोई फिजिक्स में कोई डेरिवेशन अगर आता है तो यूजुअली बच्चे जो शुरुआत में जो रहता है ना लेट दिस इज इक्वल टू दिस इज दैट, जो अपना एजम्पशन रहता है उसको नहीं लिखता है, वो सीधा सीधा फार्मूला पे कूदता है, ये प्रूफ करो ये करो ये करो मैथ्स करो, कहानी खत्म। अगर शुरू के 4 लाइन अगर आपने नहीं लिखा है पूरा का पूरा कहानी खत्म। क्योंकि आपका डेरिवेशन ये भी आ सकता है, आपका डेरिवेशन ये भी आ सकता है। सपोज किसी बच्चे ने ये आंसर लिखा है एग्जाम में तो मैं क्या करूंगा, वो देखूंगा ऊपर का 4 लाइन क्या लिखा है। सपोज वो एग्जाम में लिखा है कि एस डैश इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और डिराइव कर दिया है इसको, सही कि गलत? पूरा गलत हो जाएगा ना। कहानी लिखते हो एक्स एक्सिस का और प्रूफ कर देते हो इसका। यही फार्मूला क्या बन सकता है? एक्स डैश इक्वल टू एक्स, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस वीटी, टी डैश इक्वल टू टी। सही है गलत? सही। अगर मेरा फ्रेम एस डैश केवल जेड डायरेक्शन में मूव करता है तो ठीक है ना। तो तीनों आंसर सही मेरे, प्रोवाइडेड दैट सामने क्या लिखता हूं,
अब कोई बच्चा कुछ जरूरत से ज्यादा ही एंथुजियास्टिक है, वो बोलता है कौन एक्स या वाई या जेड एक डायरेक्शन में जाए, मैं तीनों डायरेक्शन में ले जाता हूं। मतलब मेरा फ्रेम एस डैश ऐसे ऐसे या ऐसे जाने के बजाय ऐसे कहीं बीच के रास्ते से निकल के जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा एक्स में भी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा वाई में भी जा रहा है और थोड़ा थोड़ा जेड में भी जा रहा है। उसका फार्मूला क्या बनेगा? लगाओ दिमाग। तो आप लोग वेक्टर पढ़े हो ना, आपको ये पता हो कि किस एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, तो उधर मैं रिजॉल्व कर सकता हूं, कंपोनेंट निकाल सकता हूं। तो सपोज आपका फ्रेम एस डैश कुछ ऐसे एंगल से अगर जा रहा है, तो मैं इसके वेलोसिटी को रिजॉल्व करूंगा कि एक्स डायरेक्शन में कितना है, उसको मैं वी एक्स बोलूंगा। वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आता है, उसको मैं वी वाई बोल दूंगा। जेड डायरेक्शन में कितना आता है, उसको मैं वी जेड बोल दूंगा। और इसलिए मैं बोलूंगा मेरा फ्रेम एस डैश वी वेलोसिटी से जाने के बजाय तीन वेलोसिटी से जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में वी एक्स, वाई डायरेक्शन में वी वाई और जेड डायरेक्शन में वी जेड। और इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स डैश इक्वल टू, जब वी होता है तो वी एक्स है तो वी एक्स, एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस y माइनस वी वाई टी। जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी एंड टी डैश इक्वल टू टी। अब बताओ कौन सा फार्मूला सबसे आसान लग रहा है और कौन सा थोड़ा सा टफ लग रहा है? अब ये देखोगे तो अब ये उतना चिल्लर नहीं लग रहा जितना ये लग रहा था। ये लग रहा था ना अरे तो मजाक हो गया, है ना। अब इसको देखो तो ऐसे शकल सूरत देख के थोड़ा डर लगेगा। और इसलिए बोलता हूं हर प्रॉब्लम को आप वन डायमेंशन में रिड्यूस करो, रिड्यूस करके उसको लिखो और बाद में सोचा जाएगा थ्री डायमेंशन में क्या होगा। ये देखो सोच लिए ना थ्री डायमेंशन में क्या होगा, तो आपको ये प्रूफ करने कभी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। आप एक्स डायरेक्शन में प्रूफ करके दिखा दो, कहानी खत्म। ठीक है, वो आपको आसान पड़ेगा। हो गया यहां तक? मिटा दो। यस सर। तो अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब इतना छोटे क्वेश्चन को 10 नंबर के लिए तो देगा नहीं। तो क्या करेगा, इसके साथ एक आध और हुक लगा देगा, एक आध छोटा मोटा चीज और चिपका देगा। और क्या चिपकाएगा इस बार देखते हैं। ये सब लोग साफ कर लूं, पूरे ही साफ कर देता हूं। ये जो फिगर बनाया है ना, ये वाला, ये हर डेरिवेशन में ये खींचना है, यही फिगर बनेगा बस, और इसके अलावा कुछ नहीं बनता। ठीक, अगला टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। कोऑर्डिनेट की जगह क्या बोलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो निकालो। किसका वेलोसिटी? पार्टिकल। पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? फ्रेम एस डैश तो कांस्टेंट, फ्रेम एस डैश तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? पार्टिकल का वेलोसिटी मतलब अभी हमने जो केस पढ़ा है उसमें हमारा पार्टिकल पी यहां था और एक ही जगह रुका हुआ था। फ्रेम आगे पीछे हो रहे थे और उस कोऑर्डिनेट को इस फ्रेम में क्या कहेंगे, उस फ्रेम में क्या कहेंगे, वो हमने रीड आउट कर लिया। अब सपोज ये पार्टिकल यहां से सरक के यहां तक आ गया, तब उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गया ना। पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। तो इसका जो वेलोसिटी निकलेगा वो फ्रेम एस क्या देखेगा, फ्रेम एस डैश क्या देखेगा। अब वो फार्मूला निकालो और आपस में उसको रिलेट करो, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके लिए करना क्या है, सेम चीज है। ठीक है, गैलीलियन का सेटअप लगा हुआ है।
और इसलिए मैं क्या करता हूं, पहले इसे इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है वो मैं निकाल लेता हूं। फ्रेम एस के हिसाब से पार्टिकल पहले कहां था, तो मैं बोलता हूं अब एक्स वाई जेड टी लिखने से काम तो चलेगा नहीं, 1 2 3 4 भी डालना पड़ेगा ना। तो पहले था x1 y1 z1 और t1 पे था, और यहां से सरक क्यों कहां भाग गया, x2 y2 z2 t2 पे चला गया। तो देखो टाइम चेंज हुआ t1 से t2, इसका पोजीशन भी चेंज हो गया, x1 y1 z1 से x2 y2 z2 चला गया। इसका मतलब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, और पार्टिकल मूव कर रहा है मतलब इसका मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। और अभी जो वेलोसिटी निकालूंगा वो किसके अबाउट होगा, फ्रेम एस के, क्योंकि पूरे कोऑर्डिनेट एस के लिखे हुए हैं। लेकिन इसी चीज को फ्रेम एस डेस वाला भी तो देखेगा, और एस डेस फ्रेम सपोज इधर भागते भागते यहां पे आ गया है, ये है मेरा एस डेस, भी वेलोसिटी से खुद भाग रहा है। ठीक है, वो क्या देखता है, पहले कोऑर्डिनेट कितना था, x1 डैश y1 डैश z1 डैश, सब में डैश डैश लगा दूंगा तो वैसा वो रीड आउट करेगा, तो उसके हिसाब से वेलोसिटी निकलेगा। आपस में दोनों को रिलेट कर देना है, यही क्या कहलाएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। तो जितना अभी बना चुका हूं पहले उतना तो लिख लूं, नहीं तो भूल जाऊंगा क्या क्या बोला था इसमें। ठीक है, तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पार्टिकल को चलाना पड़ेगा, और चलाने के लिए क्या करो, इसके इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखता हूं, लेट द इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ P इन फ्रेम S। फ्रेम S में इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, तो मैं लिखता हूं x1 y1 z1 t1 एंड x2 y2 z2 t2 रिस्पेक्टिवली। है ना, पार्टिकल का पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 t1 और दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 t2 था फ्रेम S में। लेकिन उसी को एस डेस वाला क्या नोट करता है, विच इज ऑब्जर्व्ड एज, इसी को एस डेस वाला क्या देखता है, x1 डैश y1 डैश z1 डैश t1 डैश एंड x2 डैश y2 डैश z2 डैश t2 डैश इन फ्रेम S डैश। हो गया, तो इस पार्टिकल का फ्रेम S में वेलोसिटी निकालो, फ्रेम S डैश में वेलोसिटी निकालो, दिस इज S डैश, और दोनों वेलोसिटी को आपस में रिलेट कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा। हो गया, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आप बोलते हैं ना चेंज इन पोजीशन अपन चेंज इन टाइम, तो यहां तो पोजीशन x y z तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, और इसलिए क्या करो, एक एक डायरेक्शन का निकालो, x डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना आएगा, y डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना आएगा। तो मैं निकालता हूं पार्टिकल P का फ्रेम S के हिसाब से x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना आएगा, पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ P मतलब पार्टिकल along x एक्सिस, किस डायरेक्शन का वेलोसिटी निकाल रहा हूं, x डायरेक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम S में, इन फ्रेम S। ऐसा पूरा एक एक चीज क्लियरली लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P पूरा लिख लेता हूं, कंजूसी क्यों करना, पार्टिकल P along x एक्सिस इन फ्रेम S, मतलब S वाला x डायरेक्शन में पार्टिकल के P के वेलोसिटी को कैसे ऑब्जर्व करेगा,
वो बोलेगा x डायरेक्शन में चेंज इन पोजीशन, मतलब x2 माइनस x1, ये चेंज इन पोजीशन। टाइम कितना बदला? t2 माइनस t1, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को एक नाम देना पड़ेगा। क्या नाम दोगे? v नाम तो दे नहीं सकते कि v तो s डैश का ही वेलोसिटी है, इसलिए इसको नाम देता हूं u। किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में है, तो ux। फ्रेम s का है, इसलिए ऐसी ux की लिखता हूं। नोटेशन समझ में आ गया? वैसे ही पार्टिकल p का y डायरेक्शन में निकालो इन फ्रेम s, z डायरेक्शन में निकालो इन फ्रेम s। फटाफट लिखते जाओ। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p along y axis in frame s, नोटेशन बनेगा u y, वैल्यू आएगी y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p along z axis in frame s uz is equal to z2 माइनस z1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना? इक्वेशन गिनना छोड़ देते हैं हम। चलो डाल ही दो नंबर। उधर कितना हुआ था? 1 2 2 हुआ था, इसको बोल देते हैं 3 4 5। ठीक है, अब इसी को आप निकालो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p along x एक्सिस इन फ्रेम s डैश निकालो। क्या लिख रहे हैं? वेलोसिटी सेम ऐसे लिखते जाओ। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p along x एक्सिस इन फ्रेम s डैश। क्या आएगा? कैसे लिखोगे? दोनों बताओ। आप लोग बताओगे, मैं वेट कर रहा हूं। विकास? यस सर। सॉरी सर, आज वो थोड़ा सा दिक्कत आ गया बहुत सारा। हैं? सॉरी सर, वो थोड़ा दिक्कत आ गया बहुत सारा। मेरा दोस्त प्रॉब्लम्स, मतलब हॉस्पिटल बहुत सारा दिक्कत हो गया है उसके पिताजी का, तो पूरा माइंड वही ध्यान है। ओके चलो ठीक है, आज सुन लो, इतना बहुत है। एटलीस्ट ज्वाइन किया, बहुत बड़ी बात। बाहर था सर। आयुषी? Sir, x dash 2 minus x dash 1 upon t2 dash minus t1 dash. वेरी गुड। x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन t2 डैश माइनस t1 डैश। सिंबल क्या दोगे इसको? पार्टिकल का वेलोसिटी है, मतलब u। x डायरेक्शन में है, मतलब ux। फ्रेम s डैश का है, इसलिए इसको डैश। ठीक है, वैसे y एंड z भी लिख लो।
यू वाई डैश यू जेड डैश z2 डैश माइनस z1 डैश अपॉन t2 डैश माइनस t1 डैश y2 डैश माइनस y1 डैश अपॉन t2 डैश माइनस t1 डैश। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि आप लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि इतना आसान चीजों को दोबारा लिखने क्यों बोला जा रहा है ना? याद रखना, इट इज वर्म, है ना, मछली का चारा है, पीछे और बहुत कुछ आने वाला है। सिक्स 7 8, ठीक, रेडी, लिख लिए? यस सर। ओके, अब आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास ux ui uz है, मतलब पार्टिकल p का फ्रेम s के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। आपके पास ux डैश ui डैश uz डैश है, मतलब पार्टिकल p का s डैश के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। तो आप एक काम कर को देखो, कोई ऐसा कुछ फार्मूला बना सकते हो क्या कि ux डैश और ux आपस में कुछ एसोसिएट हो जाए, आपस में एक रिलेशन बन जाए? अगर ऐसा बन गया तो वो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। कुछ गुंजाइश है? यार मिटा दूं? कुछ दिख रहा है क्या फार्मूला बनते हुए? बन जाएगा क्या ये लो? तो बोलते हैं ये तो बिना डैश वाला है और ये डैश वाला है, आपस में कैसे रिलेट करेगा? तो एक काम कर लो ना, आपने ट्रांसफॉर्मेशन तो निकाल ही दिया कोऑर्डिनेट का, उसको यूज कर लो। तो मैं यहां लिखता हूं यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मैं निकाल चुका हूं और मैं उसको यूज करके डैश वाले को बिना डैश वाले में या बिना डैश वाले को डैश वाले में कन्वर्ट कर सकता हूं, है ना? तो कौन सा यूज करें? अपन सीधा वाला यूज करते हैं, उल्टा वाला क्यों यूज करना? तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है वो लिखो। आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बोलता है? एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू t। ये चार इक्वेशन का एक सेट था मेरे पास, बट यहां पूछता हूं मेरे पास तो दूसरे दूसरे वैरायटी वाले भी सेट थे, मैं इसी को क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि अभी भी मैं कौन से केस को देख रहा हूं कि मेरा फ्रेम s डैश पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में जा रहा है, और इसलिए मैं इसी सेट ऑफ इक्वेशन को यूज करूंगा। ओके, इसको यूज करना है, वहां तक अच्छी बात है। बट मेरे पास यहां x नहीं है, x2 x1 ऐसे ऐसे है। तो देखो x2 डैश को क्या लिख सकता हूं? जब x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, तो x2 डैश को क्या लिखूंगा? x1 डैश को क्या लिखूंगा? x2 minus vt2। देखो, जब ये x1 y1 z1 t1 था, उसको s डैश वाला क्या रीड करता है? वो बोलता है x1 डैश y1 डैश z1 डैश t1 डैश, ऐसा रीड करता है। जब इधर x2 y2 z2 t2 आता है तो क्या रीड करता है? x2 डैश y2 डैश z2 डैश एंड t2 डैश। और हमने पढ़ लिया है जब x y z और x डैश y डैश z डैश होता है तो आपस में ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो डैश वाला इज इक्वल टू बिना डैश वाला, तो सब्सक्रिप्ट में क्या आएगा? इधर 2 है तो यहां 2 है तो इधर भी 2 आएगा, और t में भी 2 आएगा। इसलिए कौन सा फार्मूला लगेगा? x2 माइनस vt2। इसमें क्या लगेगा? x1 माइनस vt1। किसी को डाउट हो तो यहीं पे रोक लेना। अच्छा, जब ओके बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। ओके। ओके,
थ्रू सबको? यस सर। Okay. मुझे एक डाउट है, यहाँ V1 V2 लिखने का मन तो नहीं कर रहा है ना? जैसे इस वाले में V2, इस वाले में V1। सर कांस्टेंट वेलोसिटी है। एग्जैक्टली। और दूसरा, ये जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल का तो है ही नहीं, वो तो फ्रेम का है। तो फ्रेम के वेलोसिटी को आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो y2 डैश कभी पड़ेगा तो क्या लिखोगे? y वाला बोलता है मैं तो कोई चेंज ही नहीं होता हूं, तो y2 डैश और y2 सेम रहेंगे, y1 डैश और y1 सेम रहेंगे। वैसा ही z2 डैश और z2 सेम रहेंगे, z1 डैश और z1 सेम रहेंगे। और टाइम सेम स्टोरी, टाइम के लिए t2 डैश इक्वल टू t2 एंड t1 डैश इज इक्वल टू t1। इतना सारा चीज मेरे पास पड़ा हुआ है, और इसलिए मैं आराम से 3 को 6 के साथ रिलेट कर सकता हूं। 6 से शुरू करता हूं। देखो, सिंस u x डैश, उसका वैल्यू क्या है? x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन t2 डैश माइनस t1 डैश। ये है x2 डैश की जगह क्या लिख सकता हूं? x2 माइनस vt2, x2 माइनस vt2 माइनस x1 डैश x1 माइनस vt1 डिवाइडेड बाय t2 डैश t1 डैश t2 माइनस t1। ठीक है, सो u x डैश, ये लाइन दिखेगा इतनी आप लोगों को? दिख रहा है ना? u x डैश इज इक्वल टू, थोड़ा सॉल्व कर देखो क्या हो सकता है ये। इसको मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 माइनस v t2 माइनस t1 अपॉन t2 माइनस t1। चेक करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो गया? यस सर। आ गया? वेरी गुड। यस सर। एक कदम और आगे बढ़ा लो। x2 माइनस x1 अपन t2 माइनस t1, इसको क्या बोलता हूं मैं? ux। और यहां t2 माइनस t1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v। आ गया? यस सर। यही क्या है? गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन x डायरेक्शन। निकाल लिया आपने? तो y और z को भी निकालो फटाफट। शुरुआत करो ui से, यहां से ui डैश से, ui डैश इक्वल टू y2 डैश माइनस y1 डैश अपन t2 डैश माइनस t1 डैश। और इसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो y2 डैश की जगह y2, y1 डैश की जगह y1, t2 डैश और t1 डैश की जगह उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू। सीधा सीधा क्या आएगा? सिमिलरली इफ आई सॉल्व दिस थिंग, व्हाट आई विल गेट? uy डैश इज इक्वल टू ui, uz डैश इज इक्वल टू uz। इसी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी।
ठीक है, इसका उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बनेगा? ux uy एंड uz इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, ux डैश प्लस v uy डैश uz डैश। ये क्या कहलाता है, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। हो गया। यहां तक पूछेगा। अभी 10 नंबर के लायक थोड़ा सा सम्मानजनक हुआ, अदरवाइज था क्या उसमें? बन जाएगा। यस सर। हो गया। अब क्या मैं आगे ये भी करूं क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एक्सीलरेशन, वो भी निकालने की जरूरत है क्या? तो हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ लिया, पिछले ही दिन में पढ़ लिया कि अगर दो इनर्शियल फ्रेम है तो एक्सीलरेशन तो ट्रांसफॉर्म होता ही नहीं है, सेम आता है। करके देख लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, यू एक्स डैश का डिफरेंशिएशन मतलब एक्सीलरेशन, ए डैश इज इक्वल टू यू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, ए माइनस वी का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है 0, सो ए डैश इक्वल टू ए, वो तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एंड देयरफॉर एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं। ओके